हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो क्लास 10th का बायो का लास्ट चैप्टर है। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं इसे बहुत ही ईजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। सो बच्चों, तो हम जानेंगे कि हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी जो है बच्चों, पासिंग ऑफ कैरेक्टर और इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। जब हम जिस तरीके से हम अपने प्रॉपर्टी को, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं विरासत में, उनको प्रॉपर्टी देते हैं, उसी तरीके से पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को विरासत में कैरेक्टर्स भी देते हैं। ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स से सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, उनके कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। सवाल ये है कि ये कैरेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से कैसे मिलता है, कैसे कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। तो इसी कैरेक्टर का जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है, जैसे हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे अंदर आया, हमसे कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएगा, तो ये जो प्रोसेस है ना कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करने का या ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। ये कैरेक्टर जाता कैसे बच्चों? तो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ये कैरेक्टर कैसे आया होगा, सोचो। तो हमारे पेरेंट्स से हमें क्या मिलता है? गैमेट मिलता है। यदि यदि हमारे फादर हैं तो फादर से हमें क्या मिलता है? मेल गैमेट, जो कि स्पर्म होता है ना। एंड फीमेल से, यानी कि जो हमारी मदर है उनसे क्या मिलेगा? फीमेल गैमेट, यानी जो एग होता है। और जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो इनका फ्यूज़न होता है। और जैसे ये फ्यूज़न होता है, स्पर्म और एग का जब मिलन होता है तो जाइगोट बनता है, राइट। और जब ये जाइगोट बड़ा होता है तो तो एक ऑफ स्प्रिंग बनता है। जैसे जैसे जाइगोट बड़ा होता है फिर एक ऑफ स्प्रिंग बन जाता है, एंड देन एक कंप्लीट ह्यूमन बींग बन जाता है। ओके, तो इस स्पर्म के अंदर क्या था? स्पर्म के अंदर जो स्पर्म के अंदर जो है पेरेंट्स, यानी हमारे फादर का कैरेक्टर आया था। ओवा के अंदर हमारे मदर से कैरेक्टर आया था। किस फॉर्म में आता है ये? डीएनए के फॉर्म में आता है। जो हमारे पेरेंट्स का एग और स्पर्म होता है उसके अंदर डीएनए होता है, जो उनके कैरेक्टर को लेकर के आता है। एंड देन ये कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे तक पहुंच जाता है, एंड फिर ये कैरेक्टर को हम अपने बच्चों तक बिल्कुल इसी वे में पहुंचाएंगे। ओके, तो समझ में आया हेरिडिटी क्या होता है? सिंपली हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो बच्चों एक नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन। तो आपने देखा होगा कि दुनिया के सारे लोग, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, है ना। अब और ये भी आपने देखा होगा कि जो जैसे इंसान का बच्चा हमेशा इंसान जैसा ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होगा। तो ये बात तो हमें समझ आ गई। जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ह्यूमन हैं, है ना, वो चूँकि अपने बच्चों में कुछ कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उनका बेबी भी उन्हीं की तरह होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली का बेबी कुत्ते से मैच कर जाएगा या कुत्ते का बेबी बिल्ली की तरह हो जाएगा, आदमी का बेबी एनिमल की तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आया है और उसी के बेसिस पे हमारे जो कुछ भी हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो कैरेक्टर कौन लेके आता है? स्पर्म और एग, जो हमारे पेरेंट्स से आता है। और उस स्पर्म और एग में क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है वही कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि डीएनए के अंदर जीन होता है। बेसिकली जीन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे देखते हैं। बट अभी मैंने आपको बताया कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मैंने आपको बताया कि जो भी ह्यूमन बींग है, तो कोई भी इंसान का बच्चा इंसान जैसा होगा, डॉग का बच्चा डॉग की तरह होगा। ठीक है, बट हमने देखना है कि हमने ये भी देखा है कि सारे इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है वो एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ऐसा है जैसे सारे आदमी जब एक जैसे होते तो हम तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। वेरिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करता है। जैसे आप अपने पेरेंट की आप
आप अपने पेरेंट की तरह तो दिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आप एग्जैक्ट कॉपी दिखते हो कि आप का और आपके पेरेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। यदि कोई ट्विंस है, सपोज यदि कोई ट्विंस भी है, फिर भी वो ट्विंस के अंदर भी इतनी डिफरेंसेस तो होती है जिसके बेसिस पे हमें कह सकते हैं कि दोनों एक अलग अलग इंडिविजुअल है। ओके, तो वेरिएशन क्या करता है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बताता है हमें कि हम एक दूसरे से कितना अलग दिखते हैं। ठीक है, अब बेशक से हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं और उनका कैरेक्टर हमारे अंदर होता है, वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर सिमिलर, ठीक है, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होता है जिसके बेसिस पे हम एक दूसरे इंडिविजुअल को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि अच्छा ये कोई इंडिविजुअल ए है, कोई इंडिविजुअल बी है, कोई सी है, तो हम ये बता सकते हैं कि अच्छा ये है, ये बी है, ये सी है। मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होता है एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि हेरिडिटी हो रहा है तो एकदम से सारा का सारा कैरेक्टर एकदम पेरेंट्स का एज इट इज़ हमें मिल रहा है, या हम अपने पूरा का पूरा कैरेक्टर अपने बच्चों में एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, क्यों होता है, इसका क्या रीज़न होता है वो तो हम बाद में देखेंगे। तो डिफरेंसेस वेरिएशन मीन्स क्या होता है बच्चों की, डिफरेंसेस एमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में हम सारे ह्यूमन बींग हैं, वी ऑल ह्यूमन बींग आर अ सेम स्पीसीज, बट हम सारे एक दूसरे से अलग हैं। यदि हम डॉग की बात करें तो सारे डॉग भी एक स्पीसीज है, लेकिन सब डॉग एक दूसरे से अलग होता है। तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो अब हम कितना अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं और किस बेसिस पे दिखते हैं, यही वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि वेरिएशन की वजह से ही हमारा एडप्टेशन होता है ना, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी इन्वायरमेंट में हम एडप्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सर्वाइवल का चांसेस बढ़ता है। एंड इसी की वजह से इवोल्यूशन हुआ। जब आप ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें आप देखते हो कि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, यदि वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता है फर्दर। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी घट जाते हैं। तो एक बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, है ना, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंट है ये आप लिख सकते हो। ओके, आप देख रहे हो यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से डिफर हैं। ये जितने भी आपको हैंड्स दिख रहे हैं सारे हैंड्स तो ह्यूमन बीइंग के हैं, लेकिन सारे एक जैसे तो नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो आई कलर में भी डिफरेंस है, शेप में भी डिफरेंस है, सारे तो ह्यूमन की आई हैं, यहाँ कोई डॉग और कैट की आइज तो हमने नहीं लगाया, बट ऑल द आइज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो दिस इज द वेरिएशन। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, है ना, वो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेसिस पे अलग होते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे काइंड ऑफ फ्लावर है। Okay, and all the flower are different from each other, all the flower are different from each other। बायोलॉजी का जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के अंदर इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी मीन्स कितनी सिमिलरिटीज़ है, हम मीन्स हेरिडिटी मीन्स किस तरीके से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है हमारे पेरेंट्स से, और जब ट्रांसफ़र होने के बाद भी कितना डिफरेंसेस है, तो कितनी सिमिलरिटीज़ है, कितनी डिफरेंसेस है, सारे चीज़ को हम डील करते हैं जेनेटिक्स में। ओके, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रिगोर जोहान मेंडल, राइट। और इन्हीं के बारे में फादर जो है हमें ग्रिगोर जोहान मेंडल, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी डील विद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म। तो पहला जो है डीएनए, डीएनए समझ, पहला जो टर्म है डीएनए। ओके, तो डीएनए क्या होता है बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप सभी लोग जानते हो। और डीएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है, जो कि एक डबल हेलिक्स, देखो एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है, दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का ये है। ओके, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज होता है और हेलिकल फॉर्म में, तो इसलिए बोलते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे दो धागा आप ले लो, दो थ्रेड ले लो और दो थ्रेड को इस तरीके से आप इस तरीके से ऐसे वाइंड कर दो, ओके, है ना, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके, जब आप सेल पढ़े होगे, जब आप सेल पढ़ते हो ना, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे धागे पड़े होते हैं, डीएनए के थ्रेड, डीएनए के धागे। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वही इंफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स से आता है हमारे अंदर। जैसा अभी मैंने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था व्हाट इज हेरिडिटी, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये कैरेक्टर पेरेंट्स से हमारे अंदर कैसे आया, तो ये डीएनए लेकर के आया। और ये डीएनए कहाँ है बच्चों, डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस कहाँ है, हमारे सेल में। हमारे बॉडी के एक एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और हर एक न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए का थ्रेड पड़ा होता है जो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। ये डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन सोर्स है और वो जिस तरह का प्रोटीन बनाएगा, है ना, उस तरह का हमारा कैरेक्टर बनेगा। ठीक है, इट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो बेसिकली ये डीएनए एक जनरेशन से, यानी कि जो हमारा डीएनए है ना, कई जनरेशन से ट्रांसफ़र होते होते हम तक आया है और फिर हमसे होते होते हमारे बच्चों तक जाएगा। जो तुम्हारा डीएनए है वो भी कई जनरेशन से ट्रांसफ़र होकर के तुम्हारे अंदर आया है। हर जनरेशन बाय जनरेशन ये जो है हम अपने सौगात के रूप में हम अपने बच्चों को देते जाते हैं। जिस तरह से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होकर के कई जनरेशन से हमारे तक आता है, उस तरह से हमारा डीएनए का भी ट्रांसफ़र होते होते हमारे तक आया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमैटिन का। ठीक है, तो क्रोमैटिन क्या होता है, देखो जैसे आप देखोगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, तो अब बोलोगे क्रोमैटिन कहाँ होता है और डीएनए कहाँ होता है। तो इसके अंदर क्रोमैटिन के कुछ ऐसे थ्रेड पड़े होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन के कुछ थ्रेड पड़े, सॉरी, डीएनए के थ्रेड पड़े होते हैं। इस न्यूक्लियस में डीएनए के थ्रेड पड़े होते हैं और जब डीएनए और प्रोटीन मिल जाता है ना बच्चों, और जब और कुछ यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन भी होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और जब ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिल जाता है और कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, जब ये प्रोटीन डीएनए के साथ मिल जाता है, देन इट इज़ नोन एज क्रोमैटिन। और ये कंडेंस जब, और फर्दर क्या होता है, जब इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड है और कंडेंस हो जाता है, इस तरीके से कंडेंस हो जाता है। ओके, देन इट फॉर्म क्रोमोजोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कैरी जीन, इसके अंदर जीन भी होता है, हाईली क्वाइल्ड और एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम। यहाँ पे क्रोमोजोम होगा, फॉर्म नॉट क्रोमैटिन, फॉर्म क्रोमोजोम। ओके, सॉरी, हाईली क्वाइल्ड और कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोजोम इज द हाईली क्वाइल्ड कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोजोम क्या है बच्चों, ये हाईली क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। जो क्रोमैटिन है ना वो बहुत ही क्वाइल्ड हो जाता है तो क्रोमोजोम बनाता है। हम देखते हैं इसका डायग्राम, फिर हमें समझ में आएगा। ओके, तो देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में इस तरह से थ्रेड पड़े हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए। ओके, और जब ये डीएनए जो है कुछ प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो ये बना देता है क्रोमेटिन फाइबर। ओके, और आप यहाँ देख रहे हो सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होता है, आप सेल डिवीज़न के बारे में क्लास 9 में पढ़े होगे कि हमारा सेल किस तरीके से एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल, 2 से 4 सेल, 8 सेल, इस तरीके से सेल का डिवीज़न होता है। तो जब सेल का डिवीज़न होता है तो ये क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होने लगता है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये थोड़ा मोटा हो गया, ये धागे थोड़े मोटे हो गए हैं, कंडेंस हो गया है, एंड देन और कंडेंस होकर के वो इस शेप में बना देता है, इस तरीके से ऐसे शेप में बन जाता है, जिसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, एक क्रोमैटिन का थ्रेड, और जो है पहले ये इस तरीके से था, आप देख रहे हो पहले ये इस तरीके से था, अब ये ऐसे हो गया, थोड़े कंडेंस हो गए, राइट, ये कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोजोम बनाते हैं। दिस इज द क्रोमोजोम।
राइट, एंड दिस इज द क्रोमेटिन फाइबर। और इस क्रोमेटिन में क्या मिला हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन है, और इसका एक टुकड़ा आप लोगे, वन पार्ट, ठीक है, जब इसको आप ओपन कर लोगे ना, जब इसको और ओपन करोगे तो दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए। ओके, तो डीएनए जब हिस्टोन के साथ मिलता है तो क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, एंड देन क्रोमेटिन फाइबर बहुत ज़्यादा कंडेंस होकर के क्रोमोजोम बनाता है। नाउ इट विल बी क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे ट्रेट और कैरेक्टर का। ये ट्रेट और कैरेक्टर क्या होता है? तो बच्चों, ट्रेट जो है वो होता है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। बेसिकली आप ऐसे समझ लो, अब तो ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेट और कैरेक्टर में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। जो कैरेक्टर है उसे हम क्लास 10th के लेवल पे आप ट्रेट से ही समझते हो कि ट्रेट और कैरेक्टर में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस होता नहीं है। तो ये ट्रेट और कैरेक्टर हम समझेंगे। ट्रेट क्या होता है? स्पेसिफिक फॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। हम कैरेक्टर को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रेट। कंट्रोल बाय अलील, एंड ये अलील से कंट्रोल्ड होता है। अभी मैं बताऊंगी कि अलील क्या होता है। लाइक टॉल एंड शॉर्ट, ब्लू और ब्राउन आई, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। उस तरीके से आप देखो तो फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप देखते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन है, जब आप इसके आई कलर देखोगे, इसके आई कलर देखोगे, ठीक है, तो मान लो इसका ब्लैक आई है, ठीक है, ब्लैक आई, ठीक है, और ये दूसरा आदमी है, इसका कैसा है? ब्लू आई, इसका कैसा आई है? ब्लू आई। तो आई कलर क्या है? आई कलर क्या है? आई कलर इज अ कैरेक्टर, आई कलर इज अ कैरेक्टर, आई कलर इज अ कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन ये ब्लू और ब्लैक क्या है? ये ट्रेट है, दिस इज द ट्रेट। तो आई कलर इज अ कंट्रोल्ड बाय जीन, बट ब्लू एंड ब्लैक इज कंट्रोल्ड बाय अलील। ओके, देन उस तरह से आप ब्लड ग्रुप की बात करो तो ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर, है ना। अब ब्लड ग्रुप कितने तरह का होता है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, वो क्या है? ट्रेट है, राइट। उस तरीके से आप प्लांट की हाइट की बात करो, प्लांट की हाइट की बात करो, क्योंकि चूंकि हमें इस चैप्टर में प्लांट के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर है, बट ये हाइट क्या हो सकता है? या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट डॉर्फ होगा। तो टॉल एंड डॉर्फ इज अ ट्रेट। तो समझ आया कि बेसिकली बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है। कैरेक्टर जो विजिबल होता है ना, कैरेक्टर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर्स है, डिफाइन करने का फीचर है। जैसे आई कलर हो गया, उसका हाइट हो गया, है ना, हेयर कलर हो गया, दिस ऑल आर द कैरेक्टर। एंड ऐसा नहीं कि आई कलर बस बोल दिए तो आई कलर एक जैसा ही होगा, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, तो दीज आर द ट्रेट। हाइट की बात करें तो हाइट टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, तो दीज आर द ट्रेट, बट हाइट इज अ कैरेक्टर, है ना। यदि हम हेयर कलर की बात करें तो हेयर कलर इज अ कैरेक्टर, बट हेयर जो है ब्लू भी हो सकता है, ठीक है, ब्लैक, सॉरी, हेयर जो है ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, दीज आर द ट्रेट। समझ आया? देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ट्रेट जो होता है बच्चों, इनहेरिटेड भी होता है एंड अक्वायर्ड होता है। तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? जो हमें विरासत में मिली हो, इनहेरिट किया है हमने, हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। तो जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है उसे इनहेरिटेड बोलते हैं। बट जो हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, जिसे हमने बाद में गेन किया है, उसे हम अक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं। जैसे आई कलर, ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन में पैदा हुए थे ब्लैक आई के साथ और बाद में हमने बहुत सारा ये करके उसको ब्लू कर लिया या ब्राउन कर लिया, ठीक है। तो ये हम जैसे आई कलर के साथ पैदा होंगे, बेसिकली ये बात अलग है कि आप उसमें सर्जरी कराओगे, कुछ भी कराओगे, लेंस लगाओगे तो फिर वो अक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन आई कलर, जैसा आई कलर के साथ आप बॉर्न हुए हो, दैट इज योर इनहेरिटेड ट्रेट। अब कोई हेयर कलर किसी का ब्राउन है ना, तो ब्राउन हेयर कलर के साथ वो बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट है। अब बाद में वो कलर करके वो जो है ब्लैक कर ले या ब्लू कर ले या रेड कर ले तो वो अक्वायर्ड हो जाएगा, राइट। अब टंग का कर्लिंग जो होता है, दिस इज द इनहेरिटेड ट्रेट। ये सबका नहीं हो सकता, इनहेरिटेड है, कुछ लोग ही ऐसा कर सकते हैं। ब्लड का टाइप
जो जैसा अभी मैंने बताया, अब जो जिस ब्लड ग्रुप के साथ पैदा हुआ है वो उसका वही ब्लड ग्रुप रहेगा, इनहेरिटेड है, हमें अपने पेरेंट से मिला है। तो जो ट्रेट या कैरेक्टर हमें पेरेंट से मिलता है, ठीक है, उसे हम इनहेरिटेड बोलते हैं। बट जो कैरेक्टर और ट्रेट हमने बाद में चल के गेन किया है उसे हम अक्वायर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे अक्वायर्ड क्या है, देखो अक्वायर्ड जैसे इसने अपने हाथ पे टैटू बनवाया, तो टैटू लेके तो हम पैदा नहीं हुए थे, तो टैटू इज़ योर अक्वायर्ड ट्रेट। अब इसने स्विमिंग सीखा, जो है साइकिलिंग कर रहा है, साइकिलिंग करना या कोई भी नॉलेज गेन करना आप कह सकते हो। तो नॉलेज गेन ऐसा नहीं है डॉक्टर का बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, नहीं, उसे वो सीखना पड़ता है। तो डैट इज़ acquired trait. Now we come to the haploid and diploid. को haploid का मतलब होता है बच्चों हाफ, हाफ haploid हाफ से बना, हाफ माने आधा, ठीक है, एंड डिप्लॉयड माने डबल, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, हाफ हैप्लॉयड माने आधा, डिप्लॉयड माने डबल। तो हैप्लॉयड क्या हो सकता है, तो देखो हमारे सेल के अंदर जब हम क्रोमोजोम को देखेंगे तो हर एक सेल के अंदर इधर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस अभी हमने देखा क्रोमोजोम क्या होता है। तो क्रोमोजोम कितना होता है, हमारे हर एक सेल के अंदर कितना क्रोमोजोम होता है बच्चों, 46 क्रोमोजोम होता है, यानी 23 पेयर क्रोमोजोम होता है, पेयर में होता है ये क्रोमोजोम। देखो एक क्रोमोजोम ऐसा है, ठीक है, एंड ये ऐसा है, एंड ये क्रोमोजोम ऐसा है, ठीक है। डिप्लॉयड में क्रोमोजोम क्या होता है, पेयर में होता है, ठीक है। हैप्लॉयड में क्रोमोजोम क्या होता है, आधा होता है। देखो ये हैप्लॉयड में ऐसे सिंगल, कैसा है ये क्रोमोजोम, सिंगल है। बट यदि हम डिप्लॉयड में जाएं तो एक क्रोमोजोम, हर एक क्रोमोजोम का क्या होगा, पेयर हो जाएगा, हर एक क्रोमोजोम का क्या होगा, पेयर हो जाएगा। ये सिंगल नहीं होगा, ये अपने पेयर के साथ होगा, डबल, ये भी अपने पेयर के साथ होगा, ये भी अपने पेयर के साथ होगा। तो हैप्लॉयड के अंदर इस तरह से सिंगल सिंगल कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, 23 क्रोमोजोम हो सकते हैं। और इसमें हर जितना भी 23 क्रोमोजोम होगा, हर क्रोमोजोम, सपोज एक क्रोमोजोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से हाउ मेनी क्रोमोजोम विल बी देयर, 23 क्रोमोजोम। लेकिन ये 23 क्रोमोजोम कैसे होगा, पेयर में होगा। यदि मैं इसको 1 मानूं और इसमें बीच में कितने लिखने, 23, इस तक ऐसे आपको काउंट करते जाना है, ठीक है। तो 1 एक में कितने हो गए, 2 क्रोमोजोम, इसमें भी 2, तो हाउ मेनी क्रोमोजोम आर देयर, टोटल 46 हो जाएगा। बट हैप्लॉयड में कितने क्रोमोजोम है, सारे सिंगल होते हैं, तो इनकी पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, जबकि डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम में हर क्रोमोजोम पेयर में होगा, डबल डबल होगा, हैप्लॉयड में सिंगल सिंगल होगा, ठीक है। हैप्लॉयड कैसे बनता है बच्चों, हैप्लॉयड जो है मियोसिस से बनता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं इसमें, 23, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि हर क्रोमोजोम सिंगल होगा, उसकी पेयरिंग नहीं होगी। और ये कहाँ होता है, मान लो एक सेल है और सेल से क्या बना बच्चों, स्पर्म बना, ये सेल से क्या बना, स्पर्म बना। और ये कोई सेल है और इससे क्या बना, ओवा बना। एक फीमेल सेल है और एक ये मेल सेल है, ठीक है। ये मेल से स्पर्म बना और फीमेल से क्या बना, एग बना, है ना। अब इसके अंदर 46 क्रोमोजोम था और इसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम था, लेकिन यहाँ पे होता है मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। तो 46 से कितने क्रोमोजोम इसमें आए, सिर्फ 23 आए, और इसमें भी 40 होगा मियोसिस, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें 46 से कितने आए, 23 आए, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिलेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट, है ना। तो जब दोनों मिला तो 23 जो किससे आया था, मेल से, और 23 किससे आया, फीमेल से, ठीक है। यानी कि मदर से 23 क्रोमोजोम आया, फादर से भी 23 क्रोमोजोम आया। अब ये बन गया जाइगोट, है ना, जाइगोट बना, है ना। जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू बेबी। अब ये जाइगोट में कितने क्रोमोजोम हो गए, 46 हो गए, जिसमें से 23 मदर से आए थे, 23 फादर से आए थे। और हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है, हाफ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से, एन इक्वल टू हाउ मेनी क्रोमोजोम, 23, ठीक है। जबकि डिप्लॉयड क्रोमोजोम कहाँ होता है, गैमेट को छोड़ के हमारे बॉडी के पूरे सेल में डिप्लॉयड क्रोमोजोम होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होता है, 46, यानी कि n इक्वल टू 23 तो होगा, लेकिन 2n होता है यहाँ पर, है ना, 2 इंटू 23 कर देंगे। तो हाउ मेनी क्रोमोजोम आर देयर, 46 क्रोमोजोम, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, यदि मान लो
यदि मान लो हमारे गैमेट में हाफ क्रोमोजोम नहीं होता, जैसे ये पूरा 46 जो है फर्टिलाइज कर जाता, तो हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम हो जाते? 92 क्रोमोजोम हो जाते। तो हम इंसान नहीं कुछ और ही बन जाते, क्योंकि क्रोमोजोम ही तो डिसाइड करता है कि हमें क्या बनना है। सब में क्रोमोजोम नंबर जो है वो डिसाइडेड होता है, चाहे ह्यूमन के अंदर कितना क्रोमोजोम है, कोई भी एनिमल है तो कितना क्रोमोजोम होगा, प्लांट है तो कितना क्रोमोजोम होगा। तो क्रोमोजोम नंबर हमारा एक भी इधर उधर गड़बड़ होगा तो हमारे कैरेक्टर जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है, हम इंसान न बन के कुछ और बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोजोम नंबर को कंट्रोल करना इज़ वेरी नेसेसरी। तो क्रोमोजोम नंबर को कंट्रोल करने का तरीका है मियोसिस। तो मियोसिस हुआ तो क्रोमोजोम नंबर जो है वो फिर से 23 हो गया, मेल और फीमेल दोनों में। तो अब हमारे अंदर 46 हो गया। अब हम जब गैमेट बनाएंगे तो फर्दर हमारे गैमेट में भी कितना क्रोमोजोम बनेगा? 23 बनेगा। मेल बनाएगा तो उसमें फिर 23 बनेगा। जब हमारा बेबी बनेगा तो उसके अंदर फिर से 46 क्रोमोजोम होगा। तो इस तरह से हमारा क्रोमोजोम भी कंजर्व रहता है, हमारे क्रोमोजोम नंबर हमेशा कांस्टेंट चलते हैं। अब हम बात करेंगे जीन की। तो जीन क्या होता है? बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है ना। हेरिडिटी जिस तरीके से आप जानते हो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यदि तुम्हें लाइफ चाहिए तो तुम्हें सेल लाना होगा, है ना। बिना सेल के लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो उस तरीके से बिना जीन के हेरिडिटी की हम बात ही नहीं करेंगे। बेस है ये हेरिडिटी का। और ये होता क्या है? तो मैंने आपको बोला कि दिस इज डीएनए। तो डीएनए का एक सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलेंगे? जीन। और ये जीन हमारे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मान लो ये हमारे आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, मान लो ये सेगमेंट हमारे हाइट को कंट्रोल कर रहा है। जितना भी डीएनए है, जो भी डीएनए का लेंथ होता है, पूरे डीएनए के ऊपर कोई ना कोई जीन होता है जो हमारे किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जीन कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन कैरी इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन, क्योंकि जीन के अंदर ही वो इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसा प्रोटीन बनाना है। और ये प्रोटीन जो है कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। जैसे जीन के अंदर यानी कि डीएनए, तो डीएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आता है। तो डीएनए के अंदर जीन है और जीन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि हमारा आई का कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। ठीक है, डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन, तो जीन उसी तरह का प्रोटीन बनाएगा जिससे कि हमारा आई का कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, तो जैसा जीन होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही हमारा कैरेक्टर बनेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द अलील। अलील क्या होता है? तो अलील जो है अल्टरनेटिव वेरिएंट और वर्जन और फॉर्म ऑफ जीन हमने लिखा है। जैसे कि मान लो जैसे एक ही चीज़ के दो अलग अलग फॉर्म है ना। जैसे आप ABCD लिखते हो ना, बड़ा ए एंड छोटा ए, तो ए सपोज ए अलील है ना। ये है तो दोनों ए, बट ये इसके अलग फॉर्म, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग तरीका है अलग अलग फॉर्म में लिखने का। ठीक है, तो दिस इज़ द अलील। मान लो आप जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो, है ना। तो अब जैसे कार का ही एक फॉर्म है लंबोर्गिनी, उसी का एक फॉर्म है आप अल्टो ले लेते हो, स्कॉर्पियो ले लेते हो, तो सब उसी का अलग अलग वेरिएंट है या फॉर्म है, उसी को हम अलील बोलते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन डैट कंट्रोल सेम कैरेक्टर। यदि एक जीन सपोज ये डीएनए है ना, ये डीएनए है और इसका जो जीन है यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म है। मान लो कि प्लांट हाइट के लिए है और ये भी हाइट के लिए है, तो ये दोनों हाइट किस, दोनों तो जीन है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन के अलग अलग फॉर्म है जिसको हम अलील बोलते हैं। बट ये दोनों कौन सी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा? हाइट को। तो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, बट प्रोड्यूस डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ सेम कैरेक्टर। हाँ, लेकिन ये अलग अलग, जैसे बड़ा वाला जो टी है वो टॉल के लिए है, छोटा वाला टी जो है वो डॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बोथ टी एंड टी आर द लील ऑफ द सेम जीन कंट्रोलिंग हाइट। तो आपको पता है दोनों हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक टॉल हाइट को और एक स्मॉल हाइट को। वन अलील इनहेरिट फ्रॉम ईच पेरेंट। और आपको पता है ये दो अलील है, ये कहाँ से आया? ये हमारे पेरेंट्स से आया, एक मदर से और एक फादर से। लोकेटेड एट द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोजोम और अ पेयर। क्रोमोजोम का जो पेयर है तो सेम पोजीशन पे ये लोकेटेड होता है। तो प्लांट का हाइट या तो टॉल हो सकता है ना, डोमिनेंट है टॉल होगा, रिसेसिव है तो डॉर्फ होगा।
फ्लावर का कलर, प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम फ्लावर, प्लांट में फ्लावर भी होते, फ्लावर का कलर यदि वायलेट है तो डोमिनेंट है। और यदि रिसेसिव की बात करें तो वाइट कलर होगा। सीड का शेप राउंड है तो डोमिनेंट है, रिंकल है तो रिसेसिव है। सीड का कलर येलो डोमिनेंट होता है एंड ग्रीन रिसेसिव होता है। ठीक है, तो डोमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बड़ा वाला टी से, रिसेसिव को छोटा वाला टी से। वायलेट कलर है तो बड़ा वाला बी यदि इसको लेते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे छोटा बी है, बी से। राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे बड़ा आर से तो रिंकल को रिप्रेजेंट करेंगे छोटा आर से। येलो को रिप्रेजेंट करेंगे यदि हम बड़ा वाई से तो ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे छोटा वाई से। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है बच्चों? डोमिनेंट तो बोलते हो ना कि जैसे क्लास में कोई है तुम्हारा दोस्त या कोई भी, तो बोलते हो बहुत डोमिनेंट है, वो कभी तुम्हें अपनी बात रखने ही नहीं देता, हमेशा वो ऑलवेज अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता, वो सुपीरियर है इसीलिए, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं चलती। तो जो डोमिनेंट है उसके सामने जो रिसेसिव है उसका कुछ चलता ही नहीं है। एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस। देखो जैसे तुम्हारा दोस्त है बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का है, ठीक है, तो हमेशा तुमको दबा के रखता है, ठीक है, तो यदि तुम रहते हो और वो रहता है तब भी किसकी बात चलती है? तुम्हारे दोस्त की बात चलती है, तुम्हारी कुछ चलती नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। मान लो सपोज यदि तुम दोनों भी रहते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलाएगा अपना ही, और जब वो खुद ही है तब भी वो अपना ही चलाएगा, है ना। तो हेट्रोजाइगस कहने का मतलब यदि बड़ा वाला टी है, सपोज ये डोमिनेंट है, मैंने अभी पीछे बताया, और ये छोटा वाला टी है जो कि रिसेसिव है, तो ये तुम्हारा दोस्त है और ये तुम हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे रहने ना रहने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे रहने ना हेट्रोजाइगस है, अलग अलग है, यानी तुम छोटे वाले टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बड़े वाले टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेकिन ये अपना हमेशा अपनी मनमानी करेगा तब भी इसी का चलेगा, है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी ही बातों को मनवाएगा या अपनी ही बातों को कहेगा। हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कहने का मतलब है ठीक है तुम्हारा दोस्त डोमिनेंट है, उसी की तरह कोई और एक डोमिनेंट आ जाए सपोज, तब ये दोनों मिलके अपनी ही बात को मनवाते हैं, तब तो दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों अपनी बात को मनवाएंगे। तो जब होमो माने सेम, उसके जैसा ही कोई और भी है तब भी वो डोमिनेंट है, अपनी बात को मनवाएंगे। और ये यहाँ पे हेट्रोजाइगस, यदि कोई उससे कमजोर है तब तो उसका सुनना ही नहीं उन्हें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलील होता है, इसको हमेशा कैपिटल, जहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव की बात आएगी तो डोमिनेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जो रिसेसिव है, रिसेसिव तो दब्बू, एकदम से उसको दबा के रखते हैं। ठीक है, तो जो दब्बू है बेचारा वो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि जब तक डोमिनेंट होगा वो तो एक कुछ भी नहीं बोल पाएगा, ना उसका कुछ चलने वाला है। तो ये कब अपनी बात को खुल के कहते हैं? जब इसके जैसा कोई और दब्बू मिल जाए, होमोजाइगस हो जाए, दोनों एक जैसे हो जाए, है ना, तब दोनों एक दूसरे की बात को मानेंगे, है ना। होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको ऑलवेज हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते, वीकर होते हैं। नाउ टॉक अबाउट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अभी मैंने बताया होमो माने सेम, दोनों एक जैसे, होमोजाइगस यानी कि कोई या तो कैपिटल टी रिप्रेजेंट करो तो दोनों एक जैसे होंगे, या तो स्मॉल करो तब भी दोनों एक जैसे होने चाहिए। चाहे वो रिसेसिव है तो इसको क्या बोलेंगे? ये दब्बू है यानी रिसेसिव है तो क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। क्या है ये? होमोजाइगस। जैसे तुम एकदम डरे हुए रहते हो, सहमे हुए एकदम दब्बू से हो, और तुम्हारे जैसा दूसरा मिल जाए तो क्या ही कर लोगे? तुम दोनों होमोजाइगस हो, और लेकिन होमोजाइगस तो होगा लेकिन दोनों क्या हो? रिसेसिव, है ना, होमोजाइगस रिसेसिव। और हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तुम एकदम दब्बू से हो और किसी डोमिनेंट के साथ दोस्ती कर लेते हो, है ना, तो क्या होगा? हेट्रोजाइगस। तुम क्या हो गए? हेट्रोजाइगस। लेकिन अभी भी डोमिनेंट क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तुम अलग अलग दिख तो रहे हो लेकिन डोमिनेंट ऑलवेज कौन रहेगा? जो तुम्हारा दोस्त है, डोमिनेट करता है। अब होमोजाइगस रिसेसिव मैंने बताया, होमोजाइगस, और ये तो है होमोजाइगस डोमिनेंट। जब दो डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट ही हैं, दोनों डोमिनेट ही करेंगे, ठीक है, दोनों एक जैसे डोमिनेंट है, और दोनों दब्बू हैं, एक जैसे हैं, तो रिसेसिव बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। और जब एक तुम हो जो कि बहुत ही दब्बू से हो और तुम्हारा दोस्त है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सा है, जब दोनों रहोगे तो हेट्रोजाइगस हो गए, हेट्रो यानी डिफरेंट डिफरेंट हो गए, लेकिन डोमिनेंट तुम्हारा दोस्त ही है। नाउ वी टॉक अबाउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब जरा बताओ मुझे फिनोटाइप का मतलब क्या होता है और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है?
तो इससे देख के क्या पता चलता है, ये दो डायग्राम है आपके पास, इसे देख के क्या बता सकते हो आप? इसे देख के इसके फिजिकल अपीयरेंस का पता चलता है। एक आपको दिख रहा है कि टॉल है और एक डॉर्फ है, ये फिजिकल अपीयरेंस है ना। तो जिससे फिजिकल अपीयरेंस का पता चले, फिजिकल कैरेक्टर का पता चले, वो फिनोटाइप है ना। क्या आप बता सकते हो इसको देख करके किसके अंदर कैसा जीन होगा, है ना, इसके अंदर किस तरह का जीन होगा? तो बोलोगे मैम इसको देख करके तो लगता है इसके अंदर टॉल वाले जीन होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि टॉल वाले ही जीन हो, डॉर्फ वाले भी हो सकते हैं। ये भी कंडीशन हो सकता है या ये भी कंडीशन हो सकता है ना, दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है। तो किसी को देख करके उसके जीनोटाइप को बताना थोड़ा मुश्किल है फिजिकल कैरेक्टर को देख करके, बट उसके फिनोटाइप यानी फिजिकल कैरेक्टर को देख करके जो पता चल जाए उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप कैसा है, एक टॉल है एक डॉर्फ है, बट जीनोटाइप के बारे में हमें नहीं पता। जीनोटाइप जानना होगा तो क्या करना होगा, इसको कट करके इसके सेल निकालने, उसके जीन की स्टडी करनी होगी, फिर इसके तब जाके हम बताएंगे कि इसका जीनोटाइप कैसा होगा। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज़ का जब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट कैसा है। फिनोटाइप सेम फॉर डोमिनेंट और होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्टेट। मैंने अभी बताया एक टॉल प्लांट था और एक डॉर्फ प्लांट था। तो ये टॉल को देख करके आप बता सकते हो क्या कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस। यदि हो सकता है ये टॉल प्लांट के अंदर दोनों इस ए वाला जीन प्रेजेंट हो, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, और यदि ए वाला जीन प्रेजेंट होता है इसका मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, डिफरेंट इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन डॉर्फ प्लांट को देख करके आप बता सकते थे कि इसके अंदर कौन सा जीन होता, बताओ। तो डॉर्फ के अंदर कौन सा जीन होता, ऑलवेज स्मॉल टी होता। क्यों? मैंने बताया था कि ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके साथ दूसरा वाला, इसका जो दो